चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। बैठ जाइए, जल्दी से शुरू करते हैं फिर डिस्कशन। तो कल हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में बात करी थी, आज पावर का डिस्कशन करेंगे। और ये वाली क्लास बच्चों मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्लास होगी करंट इलेक्ट्रिसिटी की। अगली क्लास में हम लोग मैग्नेटिज्म शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में हम लोगों ने दो चीजों पे चर्चा करी थी, दो तरह के कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताए थे। पहला वाला था सीरीज कॉम्बिनेशन। हेलो सर। हेलो, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर एक मिनट पहले आ गए। जल्दी आ गए क्या मैं आज? 1 मिनट पहले आए थे। अच्छा अच्छा, ओके ओके। चलिए ठीक है, मैंने कुछ अभी शुरू नहीं किया है, बैठ सर जाइए आप मेरे लोग। क्लास में कोई आया ही नहीं थे अभी। अभी आप क्लास बस कोई आया चार ही नहीं है? बस 4-5 ही लोग हैं। ये लेट लतीफ है, राइट बरेली वाले। आने दीजिए, रुकिए, आज पूछते हैं लोगों से। सर इतनी ठंडी है। ठंडी मारे सब घर ही में है। आ रहे हैं अब धीरे धीरे। ठीक है ठीक है ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में हम लोगों ने सीरीज पे बात करी थी, पैरेलल पे बात करी थी। सीरीज में देखिए ई इक्विवेलेंट आप लिखते हैं तो बिल्कुल वैसा ही लिखा जाता है जैसे कि गुड मॉर्निंग, जैसे कि ई इक्विवेलेंट आप लिखते हैं रजिस्टर्स के केस में, है ना। तो E1 प्लस E2 प्लस E3 जितने भी हैं वैसे ही वैसे आप रख दीजिए, है ना। फिर मैंने बताया था अगर किसी का पोलैरिटी अलग है तो उसको माइनस रख दीजिएगा। आर इक्विवेलेंट में मैंने बताया था कि समेशन ऑफ R1 R2 R3 रख दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सीरीज के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। पैरेलल के लिए थोड़ा सा ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद रखने में आप लोगों को समस्या हो सकती है। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ EI बाय RI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ RI, यानी E1 R1 बाई E2 R2। हाँ, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के बच्चों इक्विवेलेंट समेशन ऑफ EI बाय RI डिवाइड बाय समेशन ऑफ RI, ठीक है, 1/RI। तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। और R इक्विवेलेंट लिखने के लिए आपको वही पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन लिखना पड़ेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है बच्चों। अगर हम लोग मान लीजिए n नंबर ऑफ ऐसे n नंबर ऑफ बैटरीज हम लोग सीरीज में लगा देते हैं तो उसके लिए ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? n नंबर ऑफ बैटरीज अगर NE हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल। और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? NR हो जाएगा, ठीक है। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे तो ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? मान लीजिए n इस टाइप की बैटरी हम लोग सेम रहेगा, है ना। तो ई इक्विवेलेंट अगर आप पैरेलल में सेम बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो ये E रहेगा। ये बच्चों स्टैंडर्ड रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा अगर n बैटरीज पैरेलल में लगा देंगे? R/N हो जाएगा। R/N हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा ना। फिर उसके बाद थोड़ा सा पावर के बारे में जस्ट स्टार्ट ही कर पाए थे हम लोग। तो पावर के हम लोग 3 रिजल्ट सीखे थे कि पोटेंशियल डिफरेंस करंट पता हो तो VI लगा दीजिए, वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता हो तो V²/R लगा दीजिए, और करंट रेजिस्टेंस पता हो तो I²R लगा दीजिए, ठीक है। इसी डिस्कशन को आज थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो ठीक है, पावर ट्रांसफर्ड टू लोड बाय बैटरी, है ना। लोड को कितना पावर ट्रांसफर करेगी बैटरी, वो देखने वाले हैं। तो मैं सर्किट ड्रॉ करता हूं और फिर इस पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कशन करेंगे। तो मान लीजिए लोड रेजिस्टेंस है R, इस तरह से आपने इसको कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी से, ठीक है। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस R है और EMF E है, ठीक है, कुछ इस तरह से है ना। तो अगर आपसे पूछूं कि सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा तो बिल्कुल आसानी से आप बता सकते हैं, जितना आपने पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी लगाई यानी EMF डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट यानी R प्लस R। अगर मैं आपसे पूछूं कि पावर ट्रांसफर टू लोड, लोड कितना पावर कंज्यूम कर रहा होगा, तो बच्चों क्या करना चाहिए? जैसे करंट आ गया हमारे पास और पावर कंज्यूम्ड बाय लोड निकालना है, क्या करना चाहिए? पावर कंज्यूम्ड बाय लोड कोई बताना चाहेगा बच्चों? करंट आपके पास है, लोड रेजिस्टेंस आपके पास है, पावर कंज्यूम्ड बाय लोड बताना, I²R कर देंगे, बिल्कुल सही है। तो I और स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, तो बच्चों ये इसका स्क्वायर लिखा हुआ है तो E डिवाइडेड बाय R प्लस R इसका होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। तो पावर
कंज्यूम्ड बाय लोड इट विल बी ई स्क्वायर आर डिवाइड बाय आर प्लस आर। सर हमें इसको याद रखना है क्या? देखिए इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं। मान लीजिए सवाल आता है, आपको 1 सेकंड लगेगा करंट निकालने में और आई स्क्वायर आर करिए, सीधा आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। याद क्या रखना है बच्चों कि ये तो आपने लोड कितना पावर कंज्यूम करेगा वो निकाल लिया है। ठीक है, अब जनरली हम जब बैटरी से लोड को कनेक्ट करते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कोशिश कि ये जो रेजिस्टेंस है ये मैक्सिमम पावर कंज्यूम करे। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये जो लोड है, ये जो पावर कंज्यूम कर रहा है लोड, इट मस्ट बी मैक्सिमम, है ना। तो मैक्सिमम, ठीक है, ये चाहते हैं कि मैक्सिमम पावर कंज्यूम करे। तो हम मान लीजिए हमारे पास एक बैटरी है जिसका ईएमएफ आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो रेजिस्टेंस कितना रखें कि मैक्सिमम पावर कंज्यूम करे। ठीक है, तो अगर आप पावर को मैक्सिमम कंज्यूम कराना चाहते हो तो डीपी डिवाइड बाय डी टाइम्स कैपिटल आर शुड बी इक्वल टू 0, इक्वल टू स्मॉल आर। हाँ एब्सोल्युटली, ये एक्चुअली में ये रिजल्ट आ जाएगा, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो कैसे होगा? तो इसको डिफरेंशिएट करके 0 करना पड़ेगा, तब आपका आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इस एक्सप्रेशन को आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वेट करेंगे, ठीक है, तो डी डी आर ऑफ दिस एंटायर ई स्क्वायर आर डिवाइड बाय आर प्लस आर। तो देखिए ई स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, और ये बचेगा, है ना, एक सेकंड में कुछ मिस कर रहा हूं, ये होल स्क्वायर। हाँ, जब ये इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो मैं वो रेशियो वाला रूल लगा देता हूं। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना है बच्चों, डेरिवेशन में लास्ट में रिजल्ट आएगा वही हमें याद रखना है। बस थोड़ा सा कैसे आता है मैं एक बार हल्का सा बता देता हूं आपको। तो रेशियो का स्क्वायर करेंगे जब डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये ऑलरेडी स्क्वायर है और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये वाला नंबर एज इट इज लिखते हैं, तो आर प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल आर विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये 1 हो जाएगा, माइनस ये वाला टर्म एज इट इज। ठीक है, ये वाला टर्म एज इट इज, और फिर इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा 2 टाइम्स कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम है तो इसको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। जब इसको आप 0 से इक्वेट करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म नीचे जाके 0 हो जाएगा। देखिए क्या बचेगा, ये बचेगा आर प्लस आर का होल स्क्वायर और बराबर 2 कैपिटल आर टाइम्स आर प्लस आर। ठीक है, तो आर प्लस आर आप दोनों साइड से कैंसिल कर दीजिए, तो स्मॉल आर का वैल्यू आ जाएगा 2r माइनस आर बराबर कैपिटल आर। ठीक है, डेरिवेशन बच्चों आपकी पूरी, आप फ्रीडम है, आप चाहें नोट करें, नहीं चाहें नहीं नोट करें, कोई दिक्कत नहीं। याद क्या रखना है, कभी भी आपके पास कोई गिवन बैटरी है, ध्यान सुन लीजिए, ये कंक्लूजन याद रखना है आपको, यही इंपॉर्टेंट है इस पूरे डिस्कशन में। अगर आपके पास कोई बैटरी है, ठीक है, उस बैटरी का आपको इंटरनल रेजिस्टेंस पता है, ठीक है, उस बैटरी का आपको इंटरनल रेजिस्टेंस पता है, और आपसे मान लीजिए सवाल पूछा जाए, जैसे मान लीजिए इसका में ईएमएफ 10 वोल्ट है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लीजिए मैं बोल देता हूं 4 ओम है। आपसे सवाल में पूछ दिया जाए, बताइए इसके साथ कितना लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करें सच दैट पावर कंज्यूम्ड बाय लोड इज मैक्सिमम। तो बताइए बच्चों कितना रेजिस्टेंस करना चाहिए इसके साथ कनेक्ट कि पावर कंज्यूम्ड बाय लोड मैक्सिमम हो, बताइए जल्दी से। 4 ओम। ठीक है, तो अगर ये दोनों बराबर हो गए, मतलब जो आपने लोड लगाया है अगर वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है, तो पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड विल बी मैक्सिमम। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। हो सकता है आपको लोड की वैल्यू दे दे कि हमारे पास एक लोड रेजिस्टेंस है 10 ओम, हमारे पास 3 बैटरीज हैं, है ना, हर एक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे आपको दे दे 4, 2, 3, 10, और पूछ दे किस बैटरी के साथ कनेक्ट करने पे इसमें पावर कंज्यूम मैक्सिमम होगा, तो आंसर आपका आ जाएगा जिस बैटरी का, प्रोवाइडेड बच्चों की सबका ईएमएफ सेम है ना, ईएमएफ ही है और इंटरनल रेजिस्टेंस सबके अलग अलग दे दिया है, और आपसे पूछ दे कि बताइए कौन सा बैटरी लगाना चाहिए कि इसमें पावर कंज्यूम मैक्सिमम हो, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी मस्ट बी इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो उस केस में पावर डिलीवर्ड मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये सब लिखने के बाद जो कंक्लूजन लिखना है बच्चों मैं लिख देता हूं, लोड विल कंज्यूम मैक्सिमम पावर when R is equal to capital R. When internal resistance is equal to load resistance, in that case it will consume maximum power.
तो जो जब आर और कैपिटल आर की बराबर वैल्यूज होंगी उस सिनेरियो में जो पावर कंज्यूम्ड बाय लोड होगा वो मैक्सिमम होगा। इसी सवाल के लिए बच्चों अगर आप मुझे बता पाएं कि कितना होगा मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड। ये तो कंडीशन तो निकाल लिया कि पावर कंज्यूम। जब स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू बराबर हो जाएगी जी उससे मैक्सिमम पावर निकल आ जाएगी। कितनी आएगी बताइए थोड़ा सॉल्व करके। एक मिनट बच्चों डेरिवेशन लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है कोई दिक्कत नहीं है। ई स्क्वायर अपॉन 4r। ई स्क्वायर अपॉन 4r। ओके कैसे निकाल बच्चों बताएंगे आप थोड़ा सा, क्या किया आपने? सही है, कैसे किया आपने? पी लोड वाले फॉर्मूले में r इक्वल्स टू स्मॉल r रख के। बिल्कुल ठीक है। पी लोड का ये फॉर्मूला आपके पास है, आप रख दीजिए। या तो आप अगर करंट निकालना चाहें, देखिए अगर ये बराबर स्मॉल आर के हो जाएगा मैक्सिमम के लिए तो करंट की वैल्यू हो जाएगी E बाई 2r और फिर आपको पावर मैक्सिमम तो आई स्क्वायर आर कर देंगे तो पावर मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी आई स्क्वायर तो ई स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर टाइम्स आर तो ई स्क्वायर अपॉन 4r ये मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड हो जाएगा। बच्चों अगर हो गया हो बताइएगा, सवाल किया जाएगा इस पे। हेलो सर, एक बार फिर से समझा दीजिए। देखिए हम करना क्या चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं कि अगर हम किसी बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें पता है उसको लोड से कनेक्ट कर देते हैं तो इस लोड में कितना पावर कंज्यूम होगा। तो इस लोड में पावर इतना कंज्यूम होगा, कैसे निकाल पाए सर? तो करंट निकाल सकते हैं, आई बराबर ई डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट निकाल दिया और पावर जो होता है आई स्क्वायर आर होता है तो मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना पावर लोड कंज्यूम करेगा। अगर आप चाहते हो कि लोड में जो पावर कंज्यूम हो रहा हो वो मैक्सिमम हो, उस केस में है ना, मैक्सिमम पावर कंज्यूम हो रहा हो, उस केस में डीपी बाई डी आर को जीरो कर देंगे। जब डीपी बाई डी आर जीरो करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आर का वैल्यू कैपिटल आर के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब अगर आप लोड के क्रॉस मैक्सिमम पावर कंज्यूम कराना चाहते हो तो आपके जो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी के बराबर हो। जैसे कि अगर मैं चाहता हूं 10 वोल्ट और 4 ओम के इंटरनल रेजिस्टेंस का जो पावर कंज्यूम है वो मैक्सिमम लोड के क्रॉस, तो मुझे 4 ओम का कनेक्ट करना पड़ेगा। 4 ओम से ज्यादा या कम करूंगा, 4 ओम ऑप्टिमम है, उससे ज्यादा करेंगे तो भी पावर कंज्यूम्ड अक्रॉस लोड कम होगा, उससे पहले करेंगे तब भी पावर कंज्यूम्ड अक्रॉस लोड कम होगा। ओके सर, थैंक यू सर। सवाल लगा दिया बच्चों, रेडी हो अगर आप? रुक जाइए। ओके सर कुछ बोलना? हाँ हाँ हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, आ रही है आवाज? यस सर। बच्चों लगाऊं सवाल है किसी पे? यस सर। ठीक है बच्चों, देखिए लगा रहा हूं सवाल, सेम कॉन्सेप्ट पे, कुछ भी आपको ज्यादा मेहनत नहीं करने की जरूरत है। अगर आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद है तो याद हो जाएगा। बोला गया है एन apparatus इज कनेक्टेड टू आइडियल बैटरी एज शोन इन द फिगर, फॉर व्हाट apparatus वैल्यू ऑफ करंट पावर डिलीवर्ड टू apparatus विल बी मैक्सिमम। तो देखिए इसमें आइडियल सेल कनेक्ट किया है और उसके साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो इसको आप इंटरनल रेजिस्टेंस ही मान लीजिए, ठीक है ना। आप इसको मान लीजिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी है और apparatus है वो लोड है, तो लोड में हमें पावर मैक्सिमम कंज्यूम करानी है। तो बताइए करंट कितनी फ्लो करनी चाहिए? इसको आप इंटरनल, हाँ बोलिए बोलिए। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ जाएगा ना बच्चों, कंफ्यूजन तो नहीं ना ये? नो सर।
इसका रेजिस्टेंस भी R रखना पड़ेगा, तभी इसमें पावर कंज्यूम मैक्सिमम होगी। इसको इंटरनल रेजिस्टेंस मान लीजिए बैटरी का, पावर कंज्यूम मैक्सिमम, तो इसका पूरे का रेजिस्टेंस R होगा इसके बराबर। तो करंट इन द सर्किट जितना EMF है डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये आ जाएगा। एक और सवाल करते हैं बच्चों, सेम कॉन्सेप्ट पे है, गड़बड़ नहीं करिएगा। देखिए, ट्वेंटी 24/5। ओके बच्चों देखिए, सर्किट का ना हमें R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, और जो चूंकि नेटवर्क में पावर मैक्सिमम कंज्यूम कराना है, तो जो इसके R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगी। तो अगर आप R इक्विवेलेंट निकाल देंगे तो बात बन जाएगी, मतलब हो जाएगा सॉल्व प्रॉब्लम। सबसे पहले बच्चों आप कौन से दो आपको सीरीज, 2 आ जाएगा क्या आंसर? क्या क्या 2R है? 2 यस सर। ओके बच्चों, इसमें मुझे बताएंगे क्या कौन सीरीज में है, कौन से पैरेलल में है, क्या लग रहा है? सबसे आसान वाले सबसे पहले RR एंड 4R। पहले RR दोनों सीरीज में है। ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं क्या बच्चों? पहले तो बता दीजिए। यस सर, यस सर। और ये दोनों RR ये भी सीरीज में है? सीरीज में, यस तो सर। बच्चों देखिए, 2R हटा के मैं लिख दे रहा हूं, जैसे यहाँ पे मैं 2R लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो एक ये दोनों R हटा के ना मैं यहाँ पे एक 2R लिख देता हूँ, ठीक है, और इसी तरह से ये दोनों R हटा के बच्चों मैं एक 2R लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये 2R हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना बच्चों यहाँ तक? ठीक है ना? उसके बाद कुछ बच्चों जाना पहचाना सा स्ट्रक्चर है, 5 रजिस्टर हैं, हाँ, और आप देख रहे हैं बच्चों R1/R2 रेशियो 2 है, और 2R/4R रेशियो 2 है, तो ये 1:2 है, ये भी 1:2 है, यानी बीच वाले 6 ओम का कोई रोल बचेगा नहीं। दिख रहा है क्या बच्चों आप सबको? ये अगर बीच वाले का कुछ रोल बचा नहीं है बच्चों, तो ऊपर वाला R और 2R मिलके 3R बन जाएगा, ठीक है? यस सर। और नीचे वाला बच्चों 4R और 2R मिलके बन जाएगा 6R, ठीक है। अब इन दोनों का जब पैरेलल, अब ये आपको दिख रहा है बच्चों, ये पैरेलल में कनेक्टेड है ना, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इनका R इक्विवेलेंट 2R बन जाएगा, ठीक है। जब इन दोनों का आप इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये 2R बन जाएगा, यस सर, ठीक है। तो अब ये 2R का वैल्यू 4 ओम के बराबर होना चाहिए। ऐसा क्यों बच्चों 2R बराबर 4 ओम क्यों कर दे रहे हैं अचानक से? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू निकाली ना, हमें मैक्सिमम पावर निकालनी है, तो दोनों की R बराबर होनी चाहिए। हाँ, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए, जिसमें हम पावर मैक्सिमम करना चाह रहे हैं, इसलिए R की वैल्यू 2 ओम के बराबर हो जानी चाहिए, ठीक है। नोट करिए बच्चों, किसी को कुछ कंफ्यूजन हो कि सर ऐसा क्यों कर दिया, या ये चीज के अलावा हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, आपको कोई थॉट प्रोसेस हो बताना चाहें तो बता सकते हैं। हेलो सर। बोलिए सर, मैंने जो है वो ये ऊपर वाले R और 4R को सीरीज में मान लिया था। ओके, गड़बड़ हो जाएगा बेटा। ऐसा क्यों नहीं मान सकते? नहीं मान सकते, क्यों नहीं मान सकते? देखिए मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे करंट जाएगा, I डिवाइड हो जाएगा यहाँ से, है ना, कुछ I1 लेट्स से, और इधर I2, है ना, और इधर से जाएगा, है ना, इधर से I1 जाएगा,
ठीक है, और इधर से I2 जाएगा, है ना। तो हम दोनों इनको तब मान लेते सीरीज में अगर इसमें दोनों में पास होने वाला करंट सेम होता है, ठीक है। या फिर आप ऐसे सोच सकते हैं थोड़ा सा कि जब आप इन दोनों को हटा के इनका आप आर इक्विवेलेंट लिखेंगे ना, ठीक है, जैसे मैं इन दोनों को हटा के इनका आर इक्विवेलेंट लिख रहा हूं, ये देखिए मैं इनका आर इक्विवेलेंट लिख रहा हूं, ये आर और आर, ये दो आर हो गया, ठीक है। अब यहां से करंट ऐसे और यहां से, मतलब यहां से करंट इससे पास होगी, तो इससे पास होने वाली करंट और इससे पास होने वाली करंट सेम नहीं है। करंट इधर से आएगी और इधर से जाएगी, फिर ये दोनों कंबाइन होकर ऐसे सर्किट में कंप्लीट करेंगे। तो इससे जो करंट पास होगी ऐसा नहीं होगा कि वो ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है। अगर ऐसा होता कि 2R से फिर इधर 4R में चल जाती तो फिर बोल देते। क्लियर हुआ आपको? यस सर। बच्चों अगली हेडिंग डाल दीजिए जो लोग लिख चुके हैं, बल्ब। अगली हेडिंग डाल दीजिए बल्ब। बच्चों वैसे बल्ब कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, पर बल्ब पे बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स बन जाते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ कैटेगरी के जो आपको बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं उनके कुछ 2-4 सवाल आपको करा देता हूं, ठीक है। तो आइए बल्ब के बारे में चर्चा करते हैं। 1 मिनट। ओके। चलिए हेडिंग डालिए बच्चों, बल्ब। क्या होते हैं बल्ब? ठीक है, तो डे टू डे लाइफ में आप देखते ही हैं हमेशा, है ना, कोई ऐसी चीज नहीं है। बस कुछ ऑब्जर्वेशन मैं चाहता हूं कि कभी करिएगा अगली बार जब बल्ब देखिएगा, तो बल्ब में बच्चों आप देखेंगे तो उसके टॉप पे, बल्ब के टॉप पे कंपनी यानी जिस ब्रांड का भी बल्ब है वो लिखा रहेगा, और उसके ऊपर बच्चों रेटिंग लिखी रहती है, ठीक है। जब भी आप बल्ब लेने जाएंगे तो या तो उसके रैपर में या उस बल्ब के ऊपर रेटिंग लिखी रहती है, ब्रांड लिखा रहेगा और रेटिंग लिखी रहेगी। रेटिंग में जनरली वो लिखते हैं कि किस वोल्ट में आपको लगाना है। तो हम लोग के घरों में जो सप्लाई आता है वो 220 वोल्ट, ठीक है, और वॉटेज लिखा रहता है 100 वॉट, 200 वॉट, है ना, ऐसे वॉटेज लिखा रहता है, ठीक है। तो ये चीज आपको मिलेगी, तो किस सप्लाई में काम करेगा और क्या वॉटेज है, ये दो चीजें लिखी रहती हैं, ठीक है। ओके, तो बच्चों ये जो वैल्यूज होती है ना, इनसे आपका इनडायरेक्टली रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब पता चल जाता है, क्योंकि हमें पता है कि P बराबर V स्क्वायर बाई R होता है, ठीक है। तो R बराबर V स्क्वायर बाई P, ठीक है। तो ये जो रेटिंग है ना, जैसे 220 वोल्ट 100 वॉट, तो इससे आपको रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब पता चल जाएगा हमेशा। जैसे इस वाले बल्ब के लिए जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर, है ना, ये इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू है। अब आप इस बल्ब को किसी भी वोल्टेज से कनेक्ट करिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो जैसे एक कैटेगरी के सवाल कैसे बन जाते हैं कि बोलेंगे कि हमारे पास एक बल्ब है 220 वोल्ट 100 वॉट का, और इस 220 वोल्ट 100 वॉट के बल्ब को एक दूसरे सर्किट में लगा दिया गया है, ठीक है, एक दूसरे सर्किट में लगा दिया गया है जिसकी सप्लाई 110 वोल्ट है। बताओ कितनी पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो देखिए होगा क्या कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, तो अगर आप वोल्टेज घटाएंगे तो पावर कंज्यूम्ड भी घट जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप 110 वोल्ट में करेंगे तब भी 100 वॉट पावर कंज्यूम करेगा, ऐसा नहीं है। नई पावर निकालेंगे कैसे वो हम लोग सीखेंगे, लेकिन अगर आपने कम वोल्टेज सोर्स में कनेक्ट किया तो पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मुझे नया पावर कंज्यूम निकालना है तो मैं लिखूंगा न्यू पावर कंज्यूम्ड बराबर जितना आपने सोर्स लगाया है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, ठीक है। तो ये वाला जो पावर है जितना आपने सोर्स लगाया, यहां पे पावर कंज्यूम निकाल रहे हैं ना, तो जितना आपने सोर्स लगाया है उसका वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। तो जैसे हम लोग ने यहाँ पे 110 का लगाया तो हम लिख देंगे यहाँ पे 110 का स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है बच्चों 220 का स्क्वायर बाय 100, तो 220 का स्क्वायर और ऊपर चला जाएगा 100, ठीक है बच्चों। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये बन जाएगा 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, 100/4 यानी 25 वॉट। तो जब आप बल्ब है तो बल्ब की जो रेटिंग दी होती है उससे वो आपको इनडायरेक्टली रेजिस्टेंस बताते हैं। आप किसी भी सोर्स में कनेक्ट कर दीजिए, आप 110 में कनेक्ट कर दीजिए, आप इसको 220 में कनेक्ट कर दीजिए, 420 में कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। जैसे भी आप जिस सोर्स में कनेक्ट करेंगे उस हिसाब से पावर कंज्यूम्ड आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए।
तो बल्ब में बच्चों बस इतना ध्यान रखना है आपको कि जब भी हमें रेटिंग पता होती है तो रेटिंग के माध्यम से हमें रेजिस्टेंस बताने की कोशिश करते हैं, और फिर आप डिफरेंट सोर्स में कनेक्ट करेंगे तो जिस सोर्स में कनेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से इसका वोल्टेज डिसाइड हो जाएगा। तो बच्चों एक तो ये हो गया सवाल आपके सीधे सीधे कि नए सोर्स में कनेक्ट कर दिया है, बताओ नया पावर कंज्यूम कितना होगा। तो आप ध्यान रखिए रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो जैसे जो रेटेड वैल्यू उससे रेजिस्टेंस निकालिए और फिर नए पावर कंज्यूम निकाल दीजिए, ठीक है। चलिए अब बच्चों एक चीज आप समझिए थोड़ा सा, अब यहां से बच्चों ना आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा तो नया पावर कंज्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज ऑफ द सोर्स, ठीक है। तो पहले 220 वोल्ट में 100 वाट कंज्यूम करता था, तो 110 वोल्ट में जब आपने वोल्टेज को आधा कर दिया तो पावर 1/4 से घट जाएगी, है ना। वोल्टेज आधा करेंगे तो पावर 1/4 से घट जाएगी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीएस स्क्वायर है। अगर वोल्टेज को आप डबल कर देंगे, जैसे 220 की जगह इसको 440 से कनेक्ट कर देंगे, तो वो जो बताएंगे पावर कंज्यूम कितना हो जाएगा उस केस में। मान लीजिए 220 वोल्ट की जगह 440 से कनेक्ट कर दें तो पावर कंज्यूम कितना हो जाएगा। अगर मैं 220 वोल्ट की जगह 440 वोल्ट से कनेक्ट कर दूं, इसको सेम बल्ब है 110 वोल्ट की जगह मैं इसी बल्ब को 440 वोल्ट से कनेक्ट कर दूं, यही बल्ब है 100 वॉटेज है 220 वोल्ट से कनेक्टेड है, सेम बल्ब को मैंने 440 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है। क्या कहते हो बच्चों इसका क्या होगा पावर कंज्यूम नया वाला? सर 400 वॉट हो जाएगा। हालांकि इतना सस्टेन नहीं कर पाएगा 400 वॉट के बराबर, ये नहीं, क्योंकि फिलामेंट की एक लिमिट होती है ना। सर 400 वोल्ट हो जाएगा, 400 वॉट हो जाएगा, क्योंकि आप इसको डबल करेंगे ना तो ये 4 गुना बढ़ जाएगा। तो जनरली आपको सवाल ऐसे ही मिलेंगे कि रेटेड वैल्यूज का डबल कर देंगे या रेटेड वैल्यूज की आधा कर देंगे या रेटेड वैल्यूज का 1/4 कर देंगे, तो उसी हिसाब से आप एडजस्ट करके आंसर कर दीजिएगा। दूसरे कैटेगरी में बच्चों इस तरह के सवाल बनते हैं कि आपसे ब्राइटनेस कंपेयर करने के लिए बोला जाता है कि 3 आइडेंटिकल बल्ब कनेक्टेड है 1 2 3 और आप ब्राइटनेस को कंपेयर करो, किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी किसकी ब्राइटनेस कम होगी। तो बच्चों आपको क्या लगता है, थोड़ा सा मैंने हालांकि अभी बताया नहीं आपको, पर आप मुझे बता सकते हैं कि बच्चों ब्राइटनेस को आप किससे रिलेट करेंगे? सर वोल्टेज से रिलेट करेंगे सर। पहले तो सर पहले वाले में और आखिरी दोनों वाले में सर वोल्टेज तो सेम होगा दोनों का, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। ओके, तो लेकिन फिर दूसरे में और तीसरे में वोल्टेज डिफाइन हो जाएगा सर। ओके, तो आपके हिसाब से कौन सा ज्यादा ब्राइट होगा? सर हमारे ख्याल से पहले वाला सबसे ज्यादा ब्राइट होगा। पहले वाला सबसे ज्यादा ब्राइट होगा? यस सर। ओके, क्योंकि उसको पूरा वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हो जा रहा है, ऐसा? यस सर। ओके, ठीक है। देखिए बच्चों, जो आप बल्ब की ब्राइटनेस कंपेयर करिएगा उसको करंट पैरामीटर ले लीजिएगा, है ना। पावर या आप करंट पैरामीटर ले लीजिएगा ब्राइटनेस कंपेयर करने के लिए ना, करंट, है ना, करंट पैरामीटर रहेगा आपका, जिसमें जितना ज्यादा करंट होगा, ठीक है, जिसमें जितना ज्यादा करंट होगा वो उतना ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा और उतनी ज्यादा ब्राइटनेस होगी, ठीक है। जैसे 2 और 3 ये बल्ब कनेक्टेड है, ठीक है, तो जो बल्ब 1 में करंट जाएगी, करंट पासिंग इन 1, और ये जो करंट जाएगी बल्ब 2 और 3 में, ठीक है। तो चूंकि 2 और 3 में पास होने वाला करंट सेम है, ठीक है, 2 और 3 में पास होने वाला करंट सेम है, तो ब्राइटनेस ऑफ 2 बराबर हो जाएगी ब्राइटनेस ऑफ 3 के, ठीक है। 2 और 3 की ब्राइटनेस बराबर होगी क्योंकि आइडेंटिकल बल्ब है और दोनों में पास होने वाले करंट की वैल्यू सेम है। और अगर इसको कंपेयर करेंगे आप इन दोनों को, तो ये इसका रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस R, तो इस वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस 2R है और इस वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस R है, यानी करंट ज्यादा इस वाली ब्रांच में जाएगी, ठीक है। तो आप
अगर इसमें ज्यादा करंट जाएगी तो आप बोल सकते हो कि इसकी जो ब्राइटनेस होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो ब्राइटनेस ऑफ 1 विल बी मोर देन ब्राइटनेस ऑफ 2 और ब्राइटनेस ऑफ 3, ठीक है। ब्राइटनेस 2 और 3 बराबर होंगे, ब्राइटनेस ऑफ 1 सबसे ज्यादा होगी। एक एक्सप्लेनेशन जैसे इन्होंने दिया कि सर वोल्टेज से भी कंसीडर कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ब्राइटनेस ना बच्चों डायरेक्टली पावर से रिलेटेड है, पावर कंज्यूम से रिलेटेड है, ठीक है। जितना ज्यादा ब्राइटनेस है, जितना ज्यादा पावर कंज्यूम्ड होगा, है ना, हम लोग बोलेंगे कि ब्राइटनेस उतनी ज्यादा होगी। पावर कंज्यूम्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस। जितना ज्यादा पावर कंज्यूम्ड होगा उतनी बढ़िया ब्राइटनेस होगी। अब पावर कंज्यूम को देखना चाहते हैं तो आप पावर कंज्यूम्ड v²/r से भी देख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है ना, कोई गलती नहीं है इसमें। तो आप करंट से देख लें कि किसमें ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, या आप पावर से देख लें, ठीक है। तो पावर से देखेंगे तो v²/r, ठीक है। तो जिसके अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा होगा उसमें पावर कंज्यूम ज्यादा होगा। तो यहां पे वोल्टेज 2 और 3 के कंपेरेटिवली यहां पे वोल्टेज ज्यादा है, तो यहां पे पावर कंज्यूम ज्यादा है, ब्राइटनेस ज्यादा होगी। तो बल्ब 1 की ब्राइटनेस सबसे ज्यादा, फिर 2 और 3 की बराबर। 2 और 3 की बराबर क्योंकि दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है, पहला एक्सप्लेनेशन। और दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी सेम ही होगा क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है। तो दूसरा फिर आप ऐसे सोच सकते हैं B2 बराबर B3। तो B1 की ब्राइटनेस ज्यादा होगी और B2 B3 बराबर होगी। तो पावर कंज्यूम्ड इज द क्राइटेरिया फॉर ब्राइटनेस। सर बताइए। सर, ये आपने ऊपर बताया था कि मतलब 440 वोल्ट करेंगे तो वो 400 हो जाएगी। सर ऐसा कर सकते हैं? कर नहीं क्योंकि सकते। सर वी रेटेड तो मैक्सिमम वोल्टेज होता है ना। एब्सोल्युटली, मैंने बताया था, ये भी बताया था कि पॉसिबल नहीं होगा। थ्योरेटिकली आप लगा देंगे तो हाँ 400 वोल्ट कंज्यूम करना चाहिए, पर कर नहीं पाएगा क्योंकि फिलामेंट उतने ज्यादा पावर के लिए बनाते नहीं। वो हम लोग सुनते ना, वोल्टेज फ्लक्चुएट होने पे वो फ्यूज हो जाते हैं, राइट, क्योंकि मेल्ट हो जाता है फिलामेंट। तो उतने ज्यादा पावर कंजम्पशन के लिए बनते नहीं। थ्योरेटिकल मैंने बता दिया कि पावर जैसे आप डबल करेंगे तो वोल्टेज डबल करेंगे तो पावर 4 गुना से कंजम्पशन बढ़ जाएगा, पर वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, फ्यूज हो जाएगा, है ना। तो रेटेड वैल्यू से ऑब्वियसली ज्यादा नहीं जा सकते, एकदम सही बात है, रेटेड वैल्यू से ज्यादा नहीं जा सकते। वो जो सवाल लगाऊं क्या मैं इसी पे? तो जो लगाना है सवाल या लिख रहे हैं अभी आप? 1 मिनट। डन सर। डन है। तो जो मैं बदल रहा हूं, ठीक है, स्लाइड देखिए। सवाल, 3 identical bulbs are connected in a circuit as shown. What will happen to the brightness of the bulb A and B if switch is closed? तो बच्चों स्विच क्लोज करने से पहले क्या होगा ब्राइटनेस का ऑर्डर? अगर स्विच ओपन है तो ब्राइटनेस का ऑर्डर क्या होगा? स्विच अगर ओपन है तो किसकी सबसे ज्यादा होगी? सर तीनों बराबर ही जलेंगे सर, क्योंकि करंट सेम होंगे सर। करंट सेम होगा ना, तो इसलिए सेम होगा। हाँ, करंट सेम है और तीनों आइडेंटिकल है, रेजिस्टेंस सेम है, तो ब्राइटनेस सेम रहेगी। बिल्कुल सही बात है। तो पहले तो शुरुआत में ऐसा होगा, फिर अच्छा जब स्विच को क्लोज कर देंगे फिर क्या होगा आफ्टर क्लोजिंग स्विच? वो वाला तो बंद हो जाएगा, सी वाला तो नहीं जलेगा, और डी वाला और ए वाला बराबर जलेंगे। ए वाला बी वाला बराबर जलेंगे, ब्राइटनेस, और सी वाले की बंद हो जाएगी क्योंकि वहां करंट नहीं फ्लो करेगा। ओके, शॉर्ट सर्किट हो गया ना सर, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो हाँ, बल्ब सी की ब्राइटनेस बच्चों स्विच क्लोज करने के बाद 0 हो जाएगी। कारण क्या है कि करंट इधर से पास करेगा बच्चों कुछ इस तरह से, ठीक है, और पूरा करंट इधर से फ्लो कर जाएगा। क्योंकि अगर करंट इधर जाएगा तो रेजिस्टेंस मिलेगा, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो ए और बी से पास होगा, बल्ब सी की ब्राइटनेस 0 हो जाएगी, और ब्राइटनेस जो ए की होगी वही ब्राइटनेस बी की होगी, क्योंकि करंट सेम, रेजिस्टेंस सेम। अच्छा, दूसरा सवाल, पहले के कंपेरेटिवली ए और बी की ब्राइटनेस में क्या फर्क पड़ेगा? यानी जब स्विच एस ओपन था तब भी ए बी जल रहे थे, और जब स्विच क्लोज कर दिया तब भी ए बी, है ना, रोशनी आ रही है ए बी से। तो आप मुझे बताइए, ब्राइटनेस इंक्रीजेस। ब्राइटनेस इंक्रीजेस, एक्सप्लेनेशन क्या होगा, कारण क्या होगा? रेजिस्टेंस कम हो जाता है सर। रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट ओवरऑल बढ़ जाएगा सर, करंट ओवरऑल बढ़ जाएगा। हाँ, तो ब्राइटनेस ऑफ ए इज मोर देन ब्राइटनेस ऑफ ए, तो बिफोर इन व्हेन एस इज ओपन, नहीं उल्टा लिख रहा हूं ना बच्चों, रुक जाइए, इसको कर देंगे व्हेन क्लोज। व्हेन एस क्लोज तो करंट बढ़ जाएगी, ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, और व्हेन एस इज ओपन।
किसी को कुछ भी कंफ्यूजन हो बच्चों पूछिए एकदम, ठीक है, पर ये बल्ब वाले सवाल आप लोग को समझ में आने चाहिए। बच्चों इनमें ब्राइटनेस का क्या रहेगा रिलेशन? ए बी की ब्राइटनेस को कैसे कंपेयर करेंगे? सेम सर। सेम, ओके। पावर निकालना, पावर करे एक ही ज्यादा होगी सर। ओके, ज्यादा होगी सर, क्योंकि रेजिस्टेंस एक ही ज्यादा है, एक ही कम है रेजिस्टेंस, तो इसलिए जो है उसकी पावर ज्यादा होगी, ब्राइटनेस ज्यादा होगी। अच्छा, एक रेजिस्टेंस ज्यादा है सर, एक ही रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो इसलिए उसकी ब्राइटनेस भी ज्यादा होगी। ठीक है। देखिए बच्चों, करंट जो पास होगी ना वो ए और बी दोनों से पास होगी सेम, ठीक है, तो ब्राइटनेस उसकी ज्यादा जिसमें पावर कंज्यूम ज्यादा। तो चूंकि करंट दोनों में पास होने वाली सेम है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें पावर कंज्यूम ज्यादा, तो पावर कंज्यूम्ड बाय ए इट इज करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ ए। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कैसे लिखेंगे बच्चों? जो उसकी रेटेड वोल्टेज है डिवाइडेड बाय पावर, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, दोनों का जो ये वैल्यू है ना 220, वो तो सेम है, तो इसका मतलब पावर कंज्यूम्ड बाय ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड वॉटेज। तो जिसका रेटेड वॉटेज कम होगा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, ठीक है। तो जब सीरीज में बच्चों कनेक्टेड हो तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि ब्राइटनेस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड वॉटेज। तो इसमें रेटेड वॉटेज ज्यादा है तो इसकी ब्राइटनेस कम होगी क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। तो यहां पे अगर बच्चों बोलेंगे तो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बी विल बी मोर देन ब्राइटनेस ऑफ बल्ब ए। तो बल्ब बी का ब्राइटनेस ज्यादा होगा बल्ब ए के ब्राइटनेस से। कोई भी डाउट कंफ्यूजन कुछ भी दिमाग में चल रहा हो पूछना पड़ेगा बच्चों, है ना, और नहीं तो लिखते चलिए। एक और सवाल देता हूं इसी पे। दो बल्ब लगा दिए, 220 वोल्ट 50 वॉट और 110 वोल्ट 100 वॉट, ए बी। ब्राइटनेस कंपेयर करना है बच्चों, किसकी ब्राइटनेस ज्यादा किसकी ब्राइटनेस कम। दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है इस बार, तो क्या चीज देखी जाएगी बच्चों? पैरेलल कनेक्शन है जैसे क्या हम लोग नोटिस करेंगे? इनका पोटेंशियल तो सेम हो जाएगा सर, पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों का जाएगा। रेजिस्टेंस को चेक कर लेंगे कि रेजिस्टेंस को, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी उसका मतलब वो कम चलेगा, वो कम, उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, ठीक है। अब जो इसमें जो पावर कंज्यूम्ड है ना, देखिए जरा ध्यान से, पावर कंज्यूम्ड इस वाले सवाल के लिए क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम होगा। तो जैसे मैं इसमें किसी में भी पावर कंज्यूम लिखूंगा तो लिखूंगा V स्क्वायर बाई R, यानी पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस की, ठीक है। V स्क्वायर बाई R, दोनों में V सेम है तो पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब कैसे चेक किया जाएगा? तो रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब चेक करने के लिए पता है कि V स्क्वायर अपॉन P करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले वाले बल्ब के लिए बच्चों जैसे B के लिए हम लोग निकालेंगे तो V स्क्वायर यानी 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, और रेजिस्टेंस A का निकालेंगे तो 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। तो बच्चों एक चीज दिख रहा होगा कि इसमें आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों ताकि आप बेस बराबर कर पाए, है ना। तो आप देख रहे होंगे जैसे जो इसको ये 100 हो जाएगा, है ना, ये 110 का स्क्वायर है, ये 220 का स्क्वायर इंटू 2 है, यानी ए का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर ए का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो पावर कंज्यूम्ड इन ए कम होगा, तो पावर कंज्यूम्ड इन ए कम होगा तो ब्राइटनेस ऑफ ए कम होगा, ब्राइटनेस ऑफ बी ज्यादा होगा। तो इस वाले केस में बी की ब्राइटनेस ज्यादा होगी ए की ब्राइटनेस से,
तो जो समझ में आए इस तरह के सवाल, तो बिल्कुल आप तैयार रहिए कि दो बल्ब सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, है ना, या सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन दे देंगे। तो आपको बस ध्यान रखना है, जब बल्ब सीरीज में कनेक्ट हो तो करंट से रिलेट कर दीजिएगा, जब बल्ब पैरेलल कनेक्टेड हो तो वोल्टेज से रिलेट कर लीजिएगा। अब मुझे बताइए बच्चों, ये रेडी है, मतलब समझ में आया आपको ये डिस्कशन सीरीज और पैरेलल ऑफ बल्ब? यस सर, ये समझ में। कुछ आपके डाउट्स होंगे सर, ऐसे भी तो सोच सकते हैं, या कुछ और तरीका दिमाग में आ रहा हो तो वो भी पूछ लीजिए। आगे बढ़े बच्चों, बदलूं स्लाइड? नो सर। लिख लीजिए, वेट कर रहा हूं मैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कई बार इस तरह के भी सवाल बन जाते हैं कि दो या दो से ज्यादा बल्ब सीरीज या पैरेलल में कनेक्टेड है, तो उनका इक्विवेलेंट पावर कंजम्पशन निकालना होता है। मान लीजिए कि ऐसे बल्ब कनेक्टेड है, ठीक है, सीरीज में, ठीक है, ऐसे बल्ब कनेक्टेड है सीरीज में, और रेटिंग बल्ब की गिवन है, मान लीजिए कुछ वोल्टेज लेट्स से V है और रेटिंग P है, ठीक है। वैसा ही ये वाला बल्ब है, इसकी वोल्टेज V मान लीजिए, और रेटिंग, या इसका वोल्टेज V1, रेटिंग P1, इसका वोल्टेज V2, रेटिंग P2, ठीक है, और इसको वोल्टेज V से कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए बच्चों, दोनों में ना जो करंट फ्लो करेगी वो सेम रहेगी, ठीक है। तो हम निकालना क्या चाह रहे हैं कि इसमें टोटल पावर कंज्यूम्ड कितना होगा, ठीक है। जैसे ये V1 P1 और V2 P2 के बल्ब कनेक्ट कर दिए गए, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन में टोटल पावर कंज्यूम्ड कितना होगा ये निकालना है। तो हम लोग इसको बोलेंगे P इक्विवेलेंट, कि दो बल्ब की जगह एक ही बल्ब लगाए तो उसमें कितना टोटल पावर कंज्यूम्ड होगा। तो पहले वाले बल्ब में जो पावर कंज्यूम्ड होगा वो P1 लिखा जाएगा, और दूसरे वाले में जो पावर कंज्यूम्ड होगा वो P2 लिखा जाएगा, ठीक है। जो पहले वाले में पावर कंज्यूम्ड है वो P1, दूसरे वाले में जो पावर कंज्यूम्ड है वो P2 लिखा जाएगा, ठीक है। या एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2, ठीक है। R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2, ठीक है। तो अगर इसको में, चूंकि दोनों में करंट सेम है तो सीरीज में कनेक्टेड है, तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 होगा। R इक्विवेलेंट तो इसको लिखा जाएगा V स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई P इक्विवेलेंट बराबर V स्क्वायर, है ना। इन दोनों बल्ब को हटा के एक बल्ब लगा देते हैं मान लीजिए, ठीक है। तो ये कितना पावर कंज्यूम करेगा इसको हम लोग P इक्विवेलेंट लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका जो R होगा, R इक्विवेलेंट, वो बराबर होगा V स्क्वायर डिवाइड बाय P इक्विवेलेंट, ठीक है। और R1 लिखेंगे बच्चों इसी तरह से, तो लिखेंगे V1 स्क्वायर अपॉन P1 और प्लस V2 स्क्वायर अपॉन P2, ठीक है। अगर ये बल्ब की रेटिंग्स अलग अलग हैं, V1 P1 है, V2 P2 है, पर जनरली सवालों में आपको क्या मिलेगा कि रेटिंग सेम रहेंगी, कि जैसे 220 वोल्ट 100 वॉट, 220 वोल्ट 50 वॉट, जनरली सवालों में सेम रहेगा। अगर सेम नहीं रहता है तो फिर आप ऐसे P इक्विवेलेंट निकालेंगे, इक्विवेलेंट पावर कंज्यूम्ड, ठीक है। अगर V1 और V2 दोनों बराबर ले लेते हैं, जो कि आपको ज्यादातर सवालों में मिलेंगे, तो V1 बराबर V2 बराबर लेट्स से V के ले लेते हैं, मतलब जो रेटिंग है बल्ब की 220 वोल्ट 100 वॉट, 220 वोल्ट 50 वॉट, और कनेक्टेड भी हम लोगों ने 220 वोल्ट से ही किया है,
ठीक है। तो अगर ये तीनों बराबर हो जाते हैं V1 V2 और जिसके अक्रॉस कनेक्ट कर रहे हैं वो तीनों बराबर हैं, तो यहां से देखिए V स्क्वायर अपॉन P इक्विवेलेंट बराबर V स्क्वायर अपॉन P1 प्लस V स्क्वायर अपॉन P2, तो यहां से कैंसिल हो जाएगा और P इक्विवेलेंट आ जाएगा प्रोडक्ट अपॉन सम। पर सर अगर दो से ज्यादा है तो जैसे आप R इक्विवेलेंट लिखते थे पैरेलल के लिए वैसे लिखेंगे आप P इक्विवेलेंट। तो अगर दो से ज्यादा बल्ब कनेक्टेड है तो आप 1 अपॉन P इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन वजह इसमें कंडीशन ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। देखिए ये रिजल्ट तब आ रहा है या ये रिजल्ट तब आ रहा है जब इन दोनों बल्ब की रेटिंग सेम है और ये उसी वोल्टेज से कनेक्टेड है जो इन बल्ब की रेटिंग है, तभी देखिए बच्चों ये कैंसिल हो पा रहा है ना, तभी ये तीनों टर्म्स कैंसिल हो पा रहे हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो रेटिंग है बल्ब की उसी रेटेड वोल्टेज के साथ बल्ब कनेक्टेड है। तो दो या दो से ज्यादा बल्ब अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो 1 अपॉन P इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगर केवल दो ही है तो P1 P2 डिवाइड बाय P1 प्लस P2। नोट कर लीजिए बच्चों, और इसमें मैं एक सवाल लिखता हूं बहुत बेसिक सा, सारे करके बताइएगा। ट्वेंटी फोर 24 यस सर 24 वाट यस सर 24 है ना बच्चों। देखिए दोनों सेम, मैं जो आपको ये कह रहा था ना ये तीनों सेम होने चाहिए। तो जिस रेटेड बल्ब है, जो रेटिंग है बल्ब की उसी सोर्स से कनेक्ट किया गया है, तो आप सीधे प्रोडक्ट अपॉन सम लगा दीजिए, है ना। 60 40 डिवाइडेड बाई 100 कैंसिल, 24 वॉट P इक्विवेलेंट आ जाएगा। चलिए बच्चों चेंज करूं स्लाइड, आगे बढ़े। तो जैसे हम लोगों ने सीरीज के लिए किया है ना, अगला टॉपिक बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब करेंगे कि अगर पैरेलल में बल्ब कनेक्टेड हैं तो फिर उसके लिए P इक्विवेलेंट कैसा आएगा। डन है क्या बच्चों? बच्चों वेट कर रहा हूं, अगर हो जाए तो बताइएगा। बच्चों आगे आने वाली क्लासेस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बहुत आप ठंडी भी पड़ रही है बट कोशिश कीजिए मिस मत करिए, है ना। अटेंड करिए क्लासेस और प्लीज डीपीपीज सॉल्व करते रहिए। क्लास पे अभी मैं डिस्कशन नहीं कर पा रहा हूं पर आप करते रहिए उनको सॉल्व। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशली अभी आने वाले 1-1.5 महीने फिजिक्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। डन सर। ठीक, तो ये कब स्टार्ट करेंगे? क्या हम कह रहे ऑप्टिक्स कब स्टार्ट करेंगे? ऑप्टिक्स स्टार्ट होगी मेरे हिसाब से 15 जनवरी के बाद।
15 जनवरी या आपका 19 जनवरी को टेस्ट है ना, 19 जनवरी के बाद ऑप्टिक्स हो पाएगी शुरू। चलिए, हाँ, तो मान लीजिए दो बल्ब आपने अभी सीरीज में कनेक्ट करे थे और मान लीजिए पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सेम रेटेड वोल्टेज है और दो बल्ब पैरेलल में कनेक्टेड है और वैसे ही पी इक्विवेलेंट आपको निकालना है, ठीक है। तो आप एक बार फिर से बच्चों इसमें बोल सकते हैं ना, इसका मान लीजिए रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है, और इसको वोल्टेज V से कनेक्ट कर दिया है, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। रेटिंग सेम है बच्चों, है ना। V आप ले लीजिए, दोनों का V रेटिंग लीजिए और V वोल्टेज से ही कनेक्टेड है, तो पावर बराबर V²/R, तो R बराबर V²/P, ठीक है। तो यहां पे आप जब R इक्विवेलेंट लिखेंगे तो V²/P इक्विवेलेंट, इस तरह जब R1 लिखेंगे तो लिखेंगे V²/P1 और प्लस R2 लिखेंगे तो V²/P2। V² कैंसिल हो जाएगा, तो P इक्विवेलेंट आ जाएगा, समेशन ऑफ P1 आ जाएगा, है ना, समेशन ऑफ PI। तो अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो आप P1 प्लस P2 प्लस P3 कर दीजिए, है ना, तो कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट आ जाएगा। अगर बल्ब पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट पावर कंज्यूम्ड विल बी P1 प्लस P2 प्लस P3 प्रोवाइडेड कि बल्ब उसी रेटेड वोल्टेज से कनेक्टेड है जो उनकी रेटिंग है। जैसे 220 है तो 220 से ही कनेक्टेड है, 110 है तो 110 से ही कनेक्टेड। रुक जाइए, लिखे। बच्चों सवाल लगा दो इस पे। यस सर। ठीक, बड़ा आसान सा है बच्चों, बिल्कुल गड़बड़ मत करिएगा, जो समझाया है उसी पे बेस्ड है। 3 बल्ब हैं 60 वॉट 120 वोल्ट ईच आर कनेक्टेड अक्रॉस 120 वोल्ट पावर सोर्स। If the resistance of each bulb does not change with current, then find out the total power delivered to 3 bulbs. $40 वॉट सर। 40 वॉट, सर 40 वोल्ट आ रहा है, थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन। ठीक है, तो आपने इन दोनों को पैरेलल कंसीडर कर लिया होगा, है ना। कितना आ जाएगा बच्चों इनका पैरेलल कंसीडर करने के बाद? 60 वॉट ईच, 120 आ जाएगा। कितना आएगा? 120 है ना, 60 वॉट, तो 120 पैरेलल में कनेक्टेड है, P1 प्लस P2 और ये 60 है, तो प्रोडक्ट अपॉन सम, ठीक है, तो 40 वॉट आ जाएगा। बोले ठीक है बच्चों? चलिए, यस सर। बच्चों एक ऐसा ही सेम सवाल है बट डिफरेंट तरीके से है, तो थोड़ा सा आप लोग सॉल्व करके मुझे बताइएगा। सवाल ऐसा ही है, बस बल्ब की जगह इस बार हीटिंग कॉइल ले ली गई है। तो एक हीटिंग कॉइल है, ठीक है, इस हीटिंग कॉइल का जो रेटिंग है वो ये है 220 वोल्ट और 100 वॉट, ठीक है। दो आइडेंटिकल हीटिंग कॉइल है, एक हीटिंग कॉइल आपके सामने 220 वोल्ट 100 वॉट और दूसरी भी 220 वोल्ट 100 वॉट है। इस हीटिंग कॉइल को दो तरीके से कनेक्ट किया गया है, एक तो दोनों को सीरीज में कर दिया गया है, ठीक है, और ये पहला तरीका हो गया सीरीज में कनेक्शन का, और इसको भी सेम वोल्टेज से ही कनेक्ट किया गया, जो इसकी रेटेड वोल्टेज थी, मान लीजिए 220 वोल्ट है तो 220 वोल्ट से ही कनेक्ट कर दिया गया है। दूसरे केस में क्या किया है कि पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, ठीक है, सेम सोर्स से 220 वोल्ट, बस इस बार कनेक्ट कर दिया गया दोनों कॉइल्स को पैरेलल में। तो आपको बताना है
हीट जनरेटेड बाय द कॉइल इन सीरीज टू हीट जनरेटेड बाय द कॉइल इन पैरेलल कितना होगा? दो आइडेंटिकल कॉइल हैं, रेटिंग आपको दे रखा है 220 वोल्ट 100 वॉट। इसका मतलब है कि अगर आप 220 वोल्ट के अक्रॉस इस हीटिंग कॉइल को कनेक्ट करेंगे तो 100 वॉट पावर जनरेट करेगी। तो पहले सीरीज में कनेक्ट किया गया है, पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, तो हीट जनरेटेड का रेशियो बताना है। और बच्चों 1/4 हो जाए। ओके 1/4। ओके। और बच्चों ये हीट जनरेटेड ना बिल्कुल पावर की तरह ही है, क्योंकि पावर जनरेटेड इन सीरीज इनटू टाइम कर देंगे, पावर जनरेटेड इन पैरेलल इनटू टाइम कर देंगे, तो कुल मिला के आपको पावर ही निकालना है। पावर जनरेटेड इन सीरीज डिवाइड बाय पावर जनरेटेड इन पैरेलल। तो जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट पावर कितनी हो जाएगी? सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट पावर 50 हो जाएगी, है ना। जितना उनका पावर है डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा ना, P1 P2 डिवाइड बाय P1 प्लस P2। तो P1 P2 डिवाइड बाय P1 प्लस P2, तो ये कैंसिल होके बच्चों 50 वॉट बनेगा। और जब आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो P इक्विवेलेंट P1 प्लस P2 यानी 2P यानी 100 वॉट हो जाएगा, सॉरी 200 हो जाएगा ना, 2P 200 वॉट हो जाएगा। और जब आप रेशियो लेंगे सीरीज इज टू पैरेलल का, तो 50 डिवाइडेड बाय 200, बच्चों 1:4 आना चाहिए। आया क्या आप लोग का 1:4? यस सर। यस सही यार। ठीक। तो ये भी बच्चों बहुत ज्यादा इस तरह के सवाल बन जाते हैं ना कि सीरीज में कनेक्टेड है फिर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो पावर कंज्यूम का रेशियो बता दीजिए। एक और सवाल लेता हूं बच्चों, जब रेडी होंगी तो बताइएगा। डन सर। ठीक डन सर। ठीक। अब बच्चों एक सेम कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कुछ भी अलग नहीं किया है। कई बार ऐसे सवाल पूछ ले जाते हैं कि एक कॉइल है, ठीक है, और उससे उसकी रेटिंग कुछ ये मान लीजिए 220 वोल्ट या रेटिंग दिया है V वोल्टेज और P पावर है, ठीक है, V वोल्टेज और P पावर की कोई हीटिंग कॉइल है, और ये मान लीजिए T1 टाइम लेती है इसको हीट करने में पानी को, या ठीक है पानी को हीट करने में या पानी को बॉयल करने में, m मास के पानी को बॉयल करने के लिए T1 टाइम लेती है। दूसरी कॉइल है, ठीक है, इसका मैं P1 पावर ले लेता हूं और इसका वोल्टेज सेम है V और P2, ठीक है, ये T2 टाइम लेती है सेम पानी को बॉयल करने के लिए ना, 25 डिग्री सेल्सियस का पानी है, उसको बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाने के लिए T1 टाइम लेते हैं, ये T2 टाइम लेता है। एक बार दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, ठीक है, और एक बार दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, ठीक है, एक बार सीरीज में कनेक्ट किया गया है और एक बार पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो आप बताइए कि जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तब कितना टाइम लेगी पानी को 25 डिग्री से 100 डिग्री तक पहुंचाने के लिए, और जब पैरेलल में कनेक्ट किया है तब कितना टाइम लेगी 25 डिग्री से बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाने के लिए। तो ये भी एक सवाल इस टाइप के बन जाते हैं। थोड़ा बच्चों एक मिनट बोर्ड पे देख लीजिए आप। तो जैसे देखिए, अगर आपको रूम टेम्परेचर से बॉइलिंग पॉइंट तक पानी को पहुंचाना है, ठीक है, तो जो हीट गिवन होगी या जो पानी को हीट चाहिए होगी वो ms डेल्टा टी रहेगी, ठीक है, इतनी हीट देनी पड़ेगी। तो वो ms डेल्टा टी हीट कैसे मिलेगी? ये जो कॉइल है आपका ये हीट होगा और इस कॉइल की हीट पानी को मिलेगी, ठीक है, यानी आप बोलो तो V²/R इंटू टाइम टी, ठीक है, इतनी हीट मिलेगी V²/R। अगर आपने V वोल्टेज को कनेक्ट कर दिया है तो V²/R इंटू टी, ठीक है, इतनी हीटिंग कॉइल से पानी को मिलेगी और पानी जो है बॉयल होगा, ठीक है। अगर आप इस वाले कॉइल को कनेक्ट करोगे तो सेम स्टोरी रहेगी, इसके लिए भी, इसको भी ms डेल्टा टी के बराबर हीट देनी पड़ेगी, और इस वाली हीट भी किससे आएगी? V²/R2, ठीक है। अगर इसका रेजिस्टेंस R2 है इंटू टाइम इसको लग रहा है मान लीजिए T2 और इसको टाइम लग रहा है T1, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस R1। तो जो हीट है ना पानी को 25 डिग्री से 100 डिग्री पहुंचाने के लिए, अगर m किलोग्राम है, दोनों में पानी का वॉल्यूम सेम है और 25 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस ले जाना चाहते हो, तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है ये सेम है। इसका कहने का मतलब है कि V²/R1 इंटू T1 ये बराबर है V²/R2 इंटू T2, ठीक है।
तीसरा कोई होगा, ठीक है, सेम वोल्टेज। अच्छा बच्चों इसमें देखिए फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, मैं सेम वोल्टेज की ही कॉइल ले रहा हूं, है ना, 220 वोल्ट 100 वॉट, 220 वोल्ट 50 वॉट, और एक कोई लूंगा तो 220 वोल्ट 150 वॉट, ऐसे ही लूंगा, सब सेम पावर 220, सेम वोल्टेज 220 वोल्ट, है ना, पावर बस अलग अलग है। तो बच्चों यहां से देख रहे हैं, अगर थर्ड कुछ होगा तो फिर से यहां पे लिखा जाएगा v²/r3, ठीक है, और टाइम हो जाएगा इसका t3, ठीक है। तो जब आप इनको कंपेयर करेंगे बच्चों, है ना, जब इसको कंपेयर करेंगे तो आप यहां से एक चीज समझ में आ रही होगी कि T1/R1, क्योंकि v² सब में कॉमन है, तो T1/R1 बराबर T2/R2 बराबर T3/R3, ठीक है। यहां से बच्चों हम लोग ये बोल सकते हैं कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, है ना, टाइम टेकन टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, है ना, जो भी कॉइल्स का रेजिस्टेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जैसे आप सीरीज में कंसीडर करेंगे तो R इक्विवेलेंट हमें, मान लीजिए पहले वाले कॉइल का रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे वाले कॉइल का रेजिस्टेंस R2 है, तो R इक्विवेलेंट हमको पता है सीरीज में होता है R1 प्लस R2। तो जो इक्विवेलेंट टाइम टेकन होगा, क्योंकि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, तो इक्विवेलेंट टाइम इस वाले प्रोसेस में जो लगेगा वो लगेगा T1 प्लस T2, ठीक है। और जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो यहां पे R इक्विवेलेंट होता है प्रोडक्ट अपॉन सम, यानी T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। तो यहां से आपके पास आ जाएगा R1 R2, सॉरी R इक्विवेलेंट होगा R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो जो टाइम टेकन होगा इस वाले प्रोसेस में वो हो जाएगा T1 T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों, दोनों स्टैंडर्ड रिजल्ट है, सवाल देखने को मिलेंगे आपको। किसी को कुछ कंफ्यूजन हो कि सर ऐसा है या कंडीशन नहीं क्लियर है तो पूछ लीजिए। तो कंडीशन एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं कर देता हूं। देखिए हमें क्या है कि हमारे पास दो कॉइल्स हैं, ठीक है, दो कॉइल्स हैं, दोनों की रेटिंग है V वोल्ट 100 वोल्ट 100 वॉट, यानी कुछ इस तरह से रेटिंग होगी, ठीक है। इसकी रेटिंग मान लीजिए 220 वोल्ट और 100 वॉट, इसकी रेटिंग है 220 वोल्ट और 50 वॉट, है ना, ऐसे दो कॉइल्स की रेटिंग है, ठीक है। बोला गया जब इस कॉइल को हम पानी, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर है वो 10 मिनट में गर्म करता है, ठीक है, और इस वाले में मान लीजिए इस वाले को जब करते हैं तो ये मान लीजिए 20 मिनट में गर्म करता है। जब दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके 220 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे, दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके 220 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे, तो बताओ कितनी देर में अब पानी गर्म हो जाएगा, है ना। तो T1 प्लस T2, है ना, अगर ये 10 मिनट में और ये 5 मिनट में, दोनों को मिला देंगे तो 15 मिनट में पानी गर्म होगा। अगर दोनों पैरेलल में कनेक्ट करके और फिर सेम अमाउंट ऑफ वाटर में डालेंगे तो फिर T1 T2 डिवाइड बाय T1 प्लस T2, तो 10 इंटू 5 डिवाइड बाय 10 प्लस 5। ध्यान क्या रखना बच्चों कि जो इसकी रेटेड वोल्टेज है ना उसी के अक्रॉस सोर्स में कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो इन दोनों कॉइल्स के रेटेड वोल्टेज है उसी के अक्रॉस सोर्स भी कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और एक ये चीज ध्यान रखिएगा, टाइम टेकन टू बॉयल द वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। बच्चों लिख लीजिएगा तो बताइएगा, एक सवाल कर लेंगे इसी पे। डन सर। डन है सर। यस सर। सर इसमें अगर वोल्टेज सेम नहीं होते तो डेल्टा क्यू सेम नहीं होता ना? क्या क्या? अगर वोल्टेज सेम नहीं होते तो डेल्टा क्यू हम इक्वेट नहीं करते? नहीं, डेल्टा क्यू ये तो कांस्टेंट रहता। प्रॉब्लम आ जाती ये रिलेशन लिखने में, क्योंकि देखिए आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 ये जब हम लोग बनाते हैं ना, ठीक है, तो इसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है ना, ये जो बाद में हम लोग यहाँ पे ये डिराइव कर देते हैं, इसको डेरिवेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। अगर अप्लाइड वोल्टेज अलग होता तो, ठीक है, तो अभी आप फिलहाल तो रेटेड वोल्टेज और जो अप्लाइड वोल्टेज है उसकी वैल्यू सेम रखिए, ठीक है। जितना आपकी रेटेड वोल्टेज होंगी और जो अप्लाइड वोल्टेज होगा वो सेम रहेगा। तो आपने ये दोनों हीट्स को बराबर कर दिया, हर केस में हो जाएगा? क्या क्या? फिर से पूछिए। तो ये जो आपने हीट बराबर की है V²/R1 ये इंटू T2, हाँ ये तो सेम रहेगा, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ वाटर को 25 डिग्री से 100 डिग्री तक ले जा रहे हैं, तो ये तो सेम रहेगा हर केस में, है ना, अनलेस आप अमाउंट ऑफ वाटर या उसका इनिशियल टेम्परेचर ना चेंज करें। ओके सर।
ये हो गया सर। ठीक, एक सवाल देखते बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट पे पूछा गया था, देखिए आप लोग एक बार अटेम्प्ट करिए और बताइए। जो इसमें हिंट है कि चूंकि एक ही फर्स्ट ऑप्शन। ओके, जो मैं कह रहा था हिंट इसका T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, तो आप ये यूज सर ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन सर फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सर, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। इसमें बोला गया बच्चों देखिए कि 12 मिनट लगता है 1 लीटर पानी को इलेक्ट्रिक केटल में गर्म करने के लिए, कुछ इफेक्ट की वजह से 20% ऑफ हीटिंग कॉइल को रिमूव करना पड़ता है केटल से। तो बच्चों देखिए पहले 12 मिनट लग रहा है जब रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, फिर बाद में हमें समय निकालना है कितना लगेगा जब आप 20% ऑफ हीटिंग कॉइल को रिमूव कर देंगे, तो बचा हुआ रेजिस्टेंस 0.8 R 0.8। बच्चों समझ में आता है आपको? यस क्योंकि 20% आपको हटाना पड़ेगा ना, तो Yes, बचेगा sir. 0.8 R, तो आप हटा दीजिए, तो x का वैल्यू आ जाएगा 12 इंटू 0.8, 9.6 मिनट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट लिख रहे हैं। लिखिए लिखिए लिखिए। अब जो इसमें जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट डन है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप इंप्रूव होते जाएंगे। बल्ब, हीटिंग कॉइल मोर और लेस सेम ही चीज है, ठीक है। बाकी मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें सारी बता दी, फिर आप प्रैक्टिस कीजिए और इंप्रूव कीजिए। ठीक है बच्चों, ये देखिए हालांकि मैंने कराया है, दो आइडेंटिकल हीटर फिलामेंट्स आर कनेक्टेड फर्स्ट इन पैरेलल एंड देन इन सीरीज एट द सेम अप्लाइड वोल्टेज, द रेशियो ऑफ देयर हीट प्रोड्यूस्ड इन सेम टाइम फॉर पैरेलल टू सीरीज। ठीक है, तो ये अभी बच्चों पिछला ही सवाल किया था, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। देख लीजिएगा, ये तो मतलब 1:4 या 4:1, थोड़ा सा बताइए बच्चों कितना आता था? P/2 डिवाइडेड बाई फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट कर सकते हो आप। चलिए अगली हेडिंग डालिए बच्चों, मेजरिंग डिवाइसेस। बच्चों गैल्वेनोमीटर क्या होता है और अमीटर से कैसे अलग है गैल्वेनोमीटर? कुछ अगर आपको जानकारी हो इस बारे में बताना चाहें तो बताइए। ये गैल्वेनोमीटर ये बताता है कि करंट जो है वो बह रहा है या नहीं, यानी करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे कितना पता चलता है। डिटेक्ट करता है करंट को। और एमीटर बताता है कितना, एमीटर जो है मेजर करता है कितना करंट जो है फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों देखिए दोनों करंट मेजरिंग डिवाइसेस हैं, पर ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, कौन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है? गैल्वेनोमीटर। तो ये डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, हालांकि बहुत ज्यादा वैल्यू ऑफ करंट को नहीं रीड कर पाता, अप टू फ्यू मिली एम्पियर ऑफ करंट रीड कर सकता है। ठीक है, तो बहुत कम वैल्यू ऑफ करंट रीड कर सकता है। ठीक है, तो अगर छोटा सा भी वैल्यू ऑफ करंट फ्लो कर रहा होगा तो डिटेक्ट कर देगा। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों इसको इस तरह से, कुछ है ना, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है गैल्वेनोमीटर को। बहुत ज्यादा
एप्लीकेशन है हमें, है ना, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए गैल्वेनोमीटर। अभी मीटर ब्रिज पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसका एप्लीकेशन दिखेगा। तो गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट बट इट कैन नॉट रीड हायर वैल्यूज ऑफ करंट बिकॉज ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शनल कंस्ट्रेंट्स, है ना। इसमें जो हम लोग जिस तरह से बनाते हैं उसकी वजह से इस पे वो बैरियर आ जाता है कि बहुत ज्यादा हायर वैल्यू ऑफ करंट नहीं यूज कर डिटेक्ट कर पाता या मेजर कर पाता, रीड कर पाता है। अब मीटर बच्चों क्या होता है कि जब आपको एम्पियर्स के ऑर्डर की करंट यूज रीड करनी है ना, फ्यू एम्पियर्स करंट अगर आपको रीड करनी है तो देन यू यूज अ मीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रेंट है कि कुछ ही मिली एम्पियर करंट रीड कर सकता है, तो अमीटर भी करंट, इट रीड्स करंट, ठीक है। गैल्वेनोमीटर की तरह ही इट रीड्स करंट, बट ये हायर ऑर्डर ऑफ करंट को रीड कर सकता है। गैल्वेनोमीटर बहुत छोटे अमाउंट ऑफ करंट को रीड कर पाएगा, अमीटर हायर वैल्यू ऑफ करंट को रीड करता है, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक बच्चों आपको ध्यान रखना है। आइडियल अमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस, ठीक है। आइडियल अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो जीरो है और ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है बच्चों। हालांकि दूसरा पॉइंट आपको मतलब बहुत लॉजिकल सा है कि आपको सीरीज में ही कनेक्ट करना है अगर आपको करंट इससे रीड करना है। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। मान लीजिए बच्चों एक रजिस्टर है, इस तरह से सर्किट है, ठीक है, और इधर एक रजिस्टर है। आप इस वाले रजिस्टर में फ्लो होने वाला करंट रीड करना चाहते हो तो जाहिर सी बात है आप इसके साथ सीरीज में अमीटर लगाओगे, है ना। यहाँ पे कहीं पे आप अमीटर लगा देंगे इसके साथ सीरीज में, ताकि जो करंट इससे फ्लो कर रही हो वही अमीटर से फ्लो करे, आप रीड कर पाओ। लेकिन अगर आप अमीटर को पैरेलल में लगा दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप इस तरह से अमीटर लगाओगे तो कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। करंट का कुछ हिस्सा इससे जाएगा, कुछ हिस्सा इससे जाएगा, तो जो हिस्सा इससे जाएगा वो रीड कर लेगा, जो हिस्सा इससे जाएगा वो नहीं रीड कर पाएगा, है ना। तो हमेशा हम लोग अमीटर को सीरीज में लगाएंगे उस रजिस्टर के साथ जिसमें फ्लो होने वाली करंट को हमको रीड करना है, ठीक है। अब देखिए बेसिक जो होता है ना वो गैल्वेनोमीटर ही होता है, फिर हम गैल्वेनोमीटर से अमीटर में कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। तो किस तरह से कन्वर्जन करते हैं देखिए। तो गैल्वेनोमीटर, मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो आरजी है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर, इसका रेजिस्टेंस आरजी है और हम चाहते हैं इससे करंट रीड कराना, है ना। क्योंकि इसको हम अमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हायर वैल्यूज ऑफ करंट को रीड करे। अब मान लीजिए बच्चों एक करंट आ रही है जिसका ऑर्डर है कुछ एम्पियर का ऑर्डर है ना, 0.1 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 1 एम्पियर, ऐसे कुछ करंट फ्लो करके आ रही। गैल्वेनोमीटर तो मिली एम्पियर के ऑर्डर की करंट रीड करता है, बहुत कम करंट रीड करता है। अगर इससे इतनी ज्यादा करंट इससे पास कर जाएगी तो ये रीड करके नहीं बता पाएगा एग्जैक्ट वैल्यू। तो हमें लेकिन इसी करंट को रीड करना है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, ध्यान सुनिए बच्चों, याद रखिएगा। पैरेलल में एक शंट रेजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। शंट रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं आरएस, शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। सर ये शंट रेजिस्टेंस क्या करता है? अब बच्चों ये जो आरएस रेजिस्टेंस है ना वो बहुत कम होता है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर से। सर ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए इस तरह से करते हैं ताकि जो मेजॉरिटी ऑफ करंट है वो शंट से पास हो जाए, मेजॉरिटी ऑफ द करंट शंट से पास हो जाए, ठीक है। बहुत कम वैल्यू ऑफ करंट ही गैल्वेनोमीटर से पास हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मेजॉरिटी ऑफ करंट शंट से पास हो जाए तो इसकी वैल्यू बहुत कम रखनी पड़ेगी एज कंपेयर टू गैल्वेनोमीटर, ताकि मेजॉरिटी ऑफ करंट इससे चला जाए, है ना। तो जो शंट से पास होगा करंट वो I माइनस IG होगा और गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला करंट IG होगा, ठीक है। तो चूंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो आप बोलेंगे R शंट इंटू करंट पासिंग थ्रू इट I माइनस IG बराबर होगा IG इंटू RG, ठीक है। IG इंटू RG, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और देखिए वैल्यू निकालते हैं I की। तो बच्चों RS को मैं इधर भेज देता हूं तो ये बन जाएगा IG RG अपॉन RS और इधर बच जाएगा बच्चों I माइनस IG को उधर भेज दीजिए तो I बराबर आ जाएगा IG ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस RG अपॉन RS। अब देखिए IG की वैल्यू हमें पता चल जाती है, कैसे पता चल जाती है? क्योंकि गैल्वेनोमीटर रीडिंग करके बता देगा, है ना। जो भी करंट इससे पास होगी गैल्वेनोमीटर रीड करके बता देगा, तो IG की वैल्यू पता चल जाती है। क्योंकि गैल्वेनोमीटर हम लोग बना रहे हैं तो RG का वैल्यू पता है और शंट रेजिस्टेंस अलग से लगा रहे हैं तो ये शंट भी हम ही लोग लगा रहे हैं तो RS का वैल्यू भी पता है, तो हमें डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है टोटल करंट कितना फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो I बराबर IG इंटू 1 प्लस RG बाई RS, ये थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चूंकि RG बहुत बड़ी वैल्यू है एज कंपेयर टू RS तो ये वाला रेशियो बहुत बड़ा हो जाता है, तो I की वैल्यू भी बहुत बड़ी
हो जाती है। ठीक है, तो ये कुल मिला के बच्चों ये लास्ट में रिजल्ट आपको याद रखना है, I बराबर आई जी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर जी बाय आर एस। ठीक सर अभी नहीं हुआ। ओके, लिखिए लिखिए। डन सर। बच्चों देखिए इसमें सवाल कैसे बनते हैं मैं थोड़ा सा आप लोग बताता हूँ। सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देगा, ठीक है, आईजी दे देगा, आरजी देगा, आरएस दे देगा और पूछ देगा कि बताओ अमीटर मैक्सिमम करंट कितनी रीड कर सकता है। तो मैक्सिमम आईजी की वैल्यू दे देगा, आरजी और आरएस बता देगा, सब कुछ बता देगा, आपसे सिंपल आई पूछ देगा। या हो सकता है आई बता दे, आईजी बता दे, आरजी बता दे, आरएस पूछ ले, तो कुछ भी इस तरह से पूछा जा सकता है। जैसे मैं एक सवाल लेता हूं आपके सामने, देखिए थोड़ा सा। जैसे आप केवल बच्चों इस पे फोकस करिए, ठीक है, मैं अभी आपको प्रैक्टिस के लिए नहीं दे रहा हूं, मैं कर रहा हूं सवाल। जैसे सवाल में बोल दिया जाए कि एक गैलोनोमीटर है, ठीक है, और मैक्सिमम रीडिंग ऑफ गैलोनोमीटर इज लेट्स से 100 माइक्रो एम्पियर। मैक्सिमम रीडिंग ऑफ गैलोनोमीटर इज 100 माइक्रो एम्पियर एंड रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर इज लेट्स से 10 ओम। ठीक है, हम लोगों ने एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है इसके पैरेलल में और वो शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू है 10 के पावर -2 ओम। तो बताओ मैक्सिमम करंट रेड बाई अमीटर, अमीटर्स मैक्सिमम करंट बताओ कितना होगा, यानी अमीटर की मैक्सिमम रीडिंग क्या होगी। तो गैलोमीटर की मैक्सिमम रीडिंग दी हुई है, आरजे की वैल्यू दी हुई है, आरएस की वैल्यू दी हुई है और आपसे पूछ दिया कि अमीटर की मैक्सिमम रीडिंग क्या होगी। तो सिंपल लगा जी बच्चों फॉर्मूला, I इज इक्वल टू आई जी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर जी बाय आर एस। ठीक है, तो IG का वैल्यू बच्चों दिया हुआ आपको 100 माइक्रो एम्पियर, तो 100 इंटू 10 की पावर -6 ब्रैकेट के अंदर जाएगा 1 प्लस आर जी बाई आर एस। तो आरजी का वैल्यू बच्चों 10 है और आर एस का वैल्यू 10 के पावर -2 है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 10 के पावर -6 ब्रैकेट के अंदर बच्चों जाएगा, ये ऊपर जाएगा 10 के पावर 3 हो जाएगा, तो 1000 प्लस 1, तो मैं इसको अप्रॉक्स 1000 ही लिख देता हूं बच्चों ना, 1000 प्लस 1, एक्चुअल में ये होगा 1000 प्लस 1, 1001, तो उसको मैं 1000 ही लिख देता हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये बन जाएगा आपका, कितना बन जाएगा बच्चों बताओ जरा, 1 2 3 4 5 10 के पावर -1 यानी 0.1 एम्पियर। तो मैक्सिमम रीडिंग इस वाले अमीटर की, अगर आपने ऐसा अमीटर बनाया तो उसकी मैक्सिमम रीडिंग कितनी हो जाएगी बच्चों, 0.1 एम्पियर। ठीक है, एक ऐसा ही सेम इसी कॉन्सेप्ट पे एक सवाल करेंगे। बच्चों लगाऊं सवाल इसी पे? यस सर, यस सर। तो इसमें सवाल के बच्चों 2 हिस्से हैं, आप पहला वाला हिस्सा सॉल्व करिए। ठीक है, पहला वाला हिस्सा करिएगा, दूसरा वाला हिस्सा भी मैंने आपको बताया नहीं है, एक बार वो कंप्लीट करेंगे फिर दूसरा हिस्सा भी सॉल्व करेंगे। तो गैलोमीटर बच्चों 30 डिविजन्स हैं और करंट सेंसिटिविटी 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन है। तो मैक्सिमम करंट रेड बाय गैलोनोमीटर आईजी का वैल्यू जो होगा वो 20 माइक्रो एम्पियर को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 30 से, तो हो जाएगा 600 माइक्रो एम्पियर।
दिस विल द मैक्सिमम करंट रेड बाय गैल्वेनोमीटर 600 माइक्रो एम्पियर। तो 600 माइक्रो एम्पियर मैक्सिमम करंट है और बाकी सारी इंफॉर्मेशन सवाल में दी हुई है, आरजी की वैल्यू दी हुई है। हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू अ मीटर मेजरिंग करंट अप टू 1 एम्पियर? बच्चों आया क्या आंसर? आरएस की, हाँ बेटा, 1.5 into 10 raised to the power -3। 1.5 into 10 raised to -3। ओके, बाकी लोग बच्चों बताइए पहले वाले पार्ट का आंसर। हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू एन अमीटर मेजरिंग करंट अप टू 1 एम्पियर? तो 1.5 into 10 की पावर -2। ओके, चलिए बच्चों आइए मैं सॉल्व कर देता हूं। तो देखिए सवाल में फिर से आप लगाइएगा आई बराबर आई जी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर जी अपॉन आर एस। बच्चों देख लीजिए प्लीज, और किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, है ना। छोटी छोटी आसान आसान सी चीजें हैं, है ना, इसलिए मैं ज्यादा उस पर वो नहीं, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता है, आपका कुछ दूसरा चल रहा है दिमाग में, तो आप बिल्कुल डिस्कशन कीजिए मेरे साथ। आई की वैल्यू सवाल में देखिए दे रखी है कि हमें 1 एम्पियर मेजर करने वाला मीटर बनाना है, तो 1 लिख दीजिए। आईजी की वैल्यू देखिए सवाल में दे रखा है 600 माइक्रो एम्पियर, तो लिख दीजिए 600 माइक्रो एम्पियर 600 into 10 की पावर -6। और 1 प्लस आरजी का वैल्यू सवाल में दे रखा है 25। ठीक है, आरएस की वैल्यू हमें नहीं पता, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करता हूं, तो 1/6 है ना, और ये बच्चों दिख रहा है 10 की पावर -4 है, तो ऊपर लिख देता हूं 10 की पावर +4 बराबर 1 प्लस 25/RS। ठीक है, 1 प्लस 25/RS। तो बच्चों देखिए आप एक को घटाएंगे ना, तो ये 10,000 लिखा हुआ है, 10,000 डिवाइड बाय 6, तो बहुत बड़ी वैल्यू है एज कंपेयर टू 1, तो एक घटाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, इसको एज इट इज रहने देता हूं, 1/6 into 10 की पावर 4। ठीक है, क्योंकि एक घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये RS, तो RS का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 25 into 6 यानी 150 डिवाइडेड बाई 10 के पावर 4। तो बच्चों 1.5 into 10 के पावर -2 लिखना सही रहेगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन, हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेके कर देंगे। बच्चों आया था आप सबका, एक बार बताइए तो। कंफ्यूजन तो नहीं ना इसमें किसी को कुछ? नो सर। ठीक है, तो अगर आप बच्चों सीधे, आपको पता है गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर सिंपल करंट डिटेक्ट करता है। अमीटर क्या है, हायर वैल्यूज ऑफ करंट को रीड करता है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा के कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और जो वैल्यू, जो ये फॉर्मूला है कि ये आप रिलेशन याद रखिएगा। दूसरा आता है बच्चों वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर की कहानी देखिए थोड़ा सा। वोल्ट मीटर तो बच्चों ये तो जानते ही होंगे ना, पोटेंशियल डिफरेंस रीड करेगा। तो मान लीजिए अगर कोई रजिस्टर लगा हुआ है, मान लीजिए एक रजिस्टर ऐसे कुछ कनेक्टेड है, ये बैटरी है, और एक रजिस्टर कुछ ऐसे कनेक्टेड है। बैक स्लाइड कर दीजिए। ओके, कौन सा फॉर्मूला वाला या क्वेश्चन वाला? सर क्वेश्चन वाला। बस 1 मिनट रुक जाइए, ये इसको समझाने के बाद फिर से क्वेश्चन वाली स्लाइड पे ही जाने वाले, उसका दूसरा पार्ट करेंगे, बस 1 मिनट रुक जाइए। तो वोल्ट मीटर बच्चों क्या रीड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जिस रजिस्टर के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस रीड करना है, मान लीजिए 2 रजिस्टर है R1 R2, और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, और हमें R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रीड करना है, तो आप वोल्ट मीटर उधर लगा देंगे। ठीक है, अब वोल्ट मीटर के लिए बच्चों देखिए ध्यान से, कंडीशन क्या है कि हम नहीं चाहते हैं कि करंट का कोई भी हिस्सा वोल्ट मीटर से पास हो। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि अगर करंट का कुछ हिस्सा वोल्ट मीटर से पास हो गया तो R2 से पास होने वाला करंट घट जाएगा। अगर R2 से पास होने वाला करंट घट गया तो इसके क्रॉस जो ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उससे कम वैल्यू रीड करेगा। हम ये नहीं चाहते। तो हम चाहते हैं वोल्ट मीटर से कुछ भी करंट ना पास हो। अगर आप चाहते हैं वोल्ट मीटर से कुछ भी करंट ना पास हो, तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर आपको बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। इट शुड बी वेरी हाई। ठीक है,
और आइडियल वोल्ट मीटर के लिए ध्यान रखिएगा बच्चों, फॉर आइडियल वोल्ट मीटर, तो सवाल में कहीं पे लिखा रहे आइडियल वोल्ट मीटर या वोल्ट मीटर लिखा है लेकिन उसका रेजिस्टेंस नहीं बताया है, तो आप उसका रेजिस्टेंस खुद ब खुद इनफाइनाइट मान के चलिएगा। बिल्कुल, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं, बहुत आसान सा डिस्कशन है बच्चों, 1 मिनट देख लीजिए फिर सवाल सॉल्व करेंगे इसी पे। तो गैल्वेनोमीटर से अगर आपको वोल्ट मीटर बनाना है ना, तो आप क्या करिए, गैल्वेनोमीटर है आपके पास, ठीक है, और इससे कुछ करंट पास कर रही होगी, लेट्स से IG, है ना, और आप क्या करिए, इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए, ठीक है, एक सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए कैपिटल R, लेट्स से, है ना, इसको भी मैं RS नाम ही दे देता हूं, सीरीज में आप एक इसके साथ एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखिए, गैल्वेनोमीटर हमेशा पैरेलल में लगता है रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस आपको, ये लोड रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। यानी ये जो चीज है बच्चों ना, ये ऊपर वाला, ये आपका वोल्ट मीटर है, ये पूरा सेटअप वोल्ट मीटर है। तो जैसे आपने वोल्ट मीटर R2 के अक्रॉस लगाया, तो ये R2 ही है लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इससे पास होने वाला जो करंट है वो कम से कम रहे, ठीक है। मैक्सिमम करंट, जैसे मान लीजिए I आता है, तो I का मैक्सिमम हिस्सा लोड से पास होना चाहिए और इससे पास होने वाले करंट कम से कम चाहिए। ये कैसे कर सकते हो आप, जब आप लोड रेजिस्टेंस के कंपैरेटिवली इस वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, ठीक है, इस वाली ब्रांच का अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो मैक्सिमम करंट का जो अमाउंट है वो इससे चला जाएगा, इससे पास होने वाली करंट बहुत कम होगी, ठीक है। तो पोटेंशियल अक्रॉस लोड, बच्चों देखो जरा, पोटेंशियल अक्रॉस लोड इट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड। तो जो बच्चों इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसमें होगा क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, IG यानी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग ब्रैकेट के अंदर RG प्लस R, ठीक है। तो अगर आपको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को, तो आपको एक सीरीज में हैवी रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा गैल्वेनोमीटर के साथ, ठीक है, देन इट विल स्टार्ट एक्टिंग एज वोल्ट मीटर। अब सवाल देखिए कैसे बनेगी, आपको बोल देगा कि एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, उसका जो मैक्सिमम करंट रीडिंग कैपेसिटी है वो 10 माइक्रो एम्पियर है और हमें उसका जो रेजिस्टेंस का रीडिंग है, रेजिस्टेंस का वैल्यू है गैल्वेनोमीटर का वो 10 ओम है। तो सवाल में पूछा जाएगा आपसे कि बताइए कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करें इस गैल्वेनोमीटर में ताकि ये 10 वोल्ट मेजरिंग वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। एक गैल्वेनोमीटर, उसकी मैक्सिमम करंट 10 माइक्रो एम्पियर है, उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। आपसे सवाल में पूछेगा कि बताओ कितना रेजिस्टेंस उसके साथ ऐड करें कि वो एक 10 वोल्ट के वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो बच्चों कुछ नहीं, जिस वोल्ट के वोल्ट मीटर में आपको कन्वर्ट करना है उसकी रीडिंग यहां रख दीजिए, ठीक है। IG गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 10 माइक्रो एम्पियर, तो 10 इंटू 10 के पावर -6 यहां पे रख दीजिए। ब्रैकेट के अंदर R प्लस RG, तो 10 हो गया RG और R की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो ये पूरे एक्सप्रेशन में सारी चीजें आपको नोन है, निकाल दीजिए। इसको इधर ले आएंगे बच्चों तो बन जाएगा 10 के पावर 6 और बराबर 10 प्लस R, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी R की वैल्यू वो बराबर हो जाएगी 10 के पावर 6 माइनस 10। तो अगर आप इतना रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो फिर वो 10 वोल्ट की रीडिंग देने लगेगा। तो लिख लीजिए बच्चों जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है, फिर इस पे एक सवाल करेंगे। फिर इसके बाद बैक स्लाइड लगा के तब सवाल करिए। इसके बाद बैक स्लाइड मतलब क्वेश्चन वाली स्लाइड ना? हाँ, वो क्वेश्चन वाली स्लाइड में ही सवाल है तो हो जाएगा आपका। Ben sir. Okay. बच्चों सवाल लगाऊं इसी पे, बोलिए। 10 सेकंड सर। ओके। डन सर। पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज वेरी हाई,
आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। अगर आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो हैवी रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना पड़ेगा और फॉर्मूला हो जाएगा V बराबर IG ब्रैकेट के अंदर RG प्लस R। चलिए आइए, तो इसके बच्चों आप दूसरा वाला हिस्सा सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए। हाउ विल यू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर मेजरिंग वोल्टेज अप टू 1 वोल्ट। तो इसको एक वोल्ट मीटर बनाना है जो कि 1 वोल्ट तक वोल्टेज मेजर कर पाए। बच्चों सबका आंसर आना चाहिए भाई, सवाल में कुछ भी नहीं है, सारी वैल्यूज गिवन है, फॉर्मूला आपके पास है, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करिए, आंसर बताइए। कोई चीज समझ में नहीं आए तो प्लीज पूछिए। बच्चों आया आंसर? 15 into 10 power 5 के आसपास आ रहा है। 15 into 10 की पावर 5, ओके। हाउ विल यू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर 1 वोल्ट। तो बच्चों फॉर्मूला लगा दीजिए, V बराबर IG ब्रैकेट के अंदर RG प्लस R, ठीक है। तो 1 वोल्ट का बनाना है। IG की वैल्यू देखिए सवाल में दे रखा है बच्चों 600 माइक्रो एम्पियर, तो 600 इंटू 10 की पावर -6 ब्रैकेट के अंदर RG प्लस R। तो RG का वैल्यू बच्चों 25 दे रखा है और R हमें निकालना है, ठीक है। तो बच्चों ये देखिए आप इसमें तो लेकिन वोल्टेज लिखा जाएगा ना सर, आपने करंट की वैल्यू वोल्टेज ही तो है 1 वोल्ट तक। अच्छा सर समझ गया। 850/6 आ रहा है। 850/6 आ रहा है, ओके। अब बच्चों इसको थोड़ा सा हम लोग इसको इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा 1/6 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 10 के पावर -4 होगा, तो ऊपर ले देते हैं, हाँ 10 के पावर +4 और कुछ बचता नहीं बच्चों, है ना। 25 इधर ले आइए, -25 बराबर R आ जाएगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी बच्चों। तो ऊपर हम लोग लिख लेते हैं, मान लीजिए 9850/6। हाँ 10,000 बच्चों इसको लिख लेंगे और -150 डिवाइडेड बाई 6, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों 10,000 में से 150 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9850 डिवाइडेड बाई 6, इतने ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको। कोई डाउट बच्चों, कोई चीज समझ में नहीं आई हो कि सर ये कैसे करा है, या दूसरा तरीका कुछ दिमाग में चल रहा हो कि सर ऐसे भी सोच सकते हैं क्या, तो बच्चों पूछ लीजिए आप। बाकी मैं एक सवाल और आपको कराता हूं, तो देखिए थोड़ा सा लगाओ बच्चों अगला सवाल। रेडी हो? अगर साइड से हटा देना, ये लिखना है, ये लिखना है, लिखिए। सर देखिए बच्चों एक और सवाल गैल्वेनोमीटर पे बेस्ड है, देखिए थोड़ा सा। अब जो ये सवाल है ना बच्चों, इसमें जो अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो यूज नहीं हुआ है। सवाल में बोला गया कि इन द गैल्वेनोमीटर G does not show any deflection in the circuit shown
द वैल्यू ऑफ आर विल बी हाउ मच। अगर ये गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है तो बताओ इस आर की वैल्यू कितना होगा। अगर ये कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है बच्चों, इसका मतलब इससे पास होने वाली करंट की वैल्यू जीरो है। हाँ, अब मुझे फटाक से आप बताइए इसका आंसर कितना होगा जल्दी से। इन्होंने बच्चों ना नोडल एनालिसिस से 0 0 पहले से मान लिया है, तो आप इसे कंफ्यूज मत हो जाएगा। चूंकि बैटरी है, ये 0 ये 10 हो जाएगा, और ये 0 है तो ये 2 हो जाएगा। चूंकि इससे कोई करंट पास नहीं हो रही तो कोई ड्रॉप नहीं है, तो इधर भी 2 हो जाएगा। इस तरह से उन्होंने किया है। सेकंड ऑप्शन ओके। बच्चों वेट कर रहा हूं, बहुत आसान सवाल है, देखिए ऐसा मत करिए, सारे लोग आंसर बताइए इसका। तो सेकंड ऑप्शन ओके, फिर सेकंड आ रहा है। ठीक है भाइयों, आप लोग भी कुछ आंसर बताइए, बिल्कुल आवाज ही नहीं आ रहा है। भाई लोग हैं? जौनपुर, मुरादाबाद, बलिया, सोनीपत, देवरिया, भाइयों आप भी पार्टिसिपेट करें, बताइए आंसर। चलिए, जो एक्सप्लेन करना चाहेगा कोई आप में से कि सर इस तरह से सोचा गया है, ऐसे आंसर आएगा, कोई बताना चाहे आप में से? सर 100 आ रहा है। 100 आ रहा है, ठीक है। पर तुम लोग ऐसे बैठो मत, क्योंकि ये सवाल बहुत आसान है, मुझे डर लग रहा है भाई। 10 और 2 है तो 400 के अक्रॉस करंट निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे करंट की वैल्यू 400 के अक्रॉस? सर 10 - 2 मतलब 8 वोल्ट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस तो 8/400। 8/400। ठीक है, अब इस करंट को आर के लिए पुट कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस दे ही रखा है तो रेजिस्टेंस निकल आएगा। ठीक है, देखिए बच्चों जो ये करंट है ना, देखिए 8/400 इतनी ही करंट फ्लो करेगी, क्योंकि देखिए है ना इसके क्रॉस। अब चूंकि इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो कोई भी करंट इससे पास नहीं होगी, सारी की सारी करंट ऐसे फ्लो कर जाएगी। ठीक है, तो 8/400 और जितनी करंट है 8/400 वो भी इसी से फ्लो करेगी 8/400। तो हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी बराबर होता है I × R। तो डेल्टा वी की वैल्यू बच्चों 2 - 0 2 है, और करंट की वैल्यू है 8/400, और रेजिस्टेंस R की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो बच्चों इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 1 100, R का वैल्यू आ जाएगा 100। बच्चों मुझे थोड़ा सा आप बताइए, अगर आप लोग शेयर करना चाहेंगे, सर हमें ये चीज क्लिक नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि आप में से कई सारे बच्चे इसको सही आंसर बता लेंगे। ऐसे ही किया था। ठीक, मुरादाबाद बच्चों कितने लोगों का आ गया था आंसर, एक बार थोड़ा आइडिया देंगे क्या, किसी का आंसर आया था? अच्छा, बाकी बच्चों मुझसे पूछ लीजिए। जौनपुर बताइए कितने लोगों का आंसर आ गया था जौनपुर? ठीक है, बलिया पाठशाला कितने बच्चों निकाल लिया था? बलिया पाठशाला तो हो गया था। सोनीपत किसी का आया था बच्चों आंसर? सोनीपत में धन्यवाद। आपने इसको 2 से इक्वेट तो किया सर, ये समझ में नहीं आया, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। कहाँ पे आपने जिसको 2 से इक्वेट करा है 4/800 को? अच्छा 8/400। ठीक, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी बराबर IR। अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखिए 2 - 0 2 का है ना, पोटेंशियल डिफरेंस 2 - 0 2 का है, देखिए है ना, और बराबर I × R। तो करंट तो देखिए 8/400 ही है, तो करंट की वैल्यू रख दिया 8/400 I, और रेजिस्टेंस R निकालना है ना, तो डेल्टा वी बराबर I × R। ठीक है, शायद हमने समझा कुछ और दे रखा है, शायद वोल्टेज नहीं है, हमने शायद नंबरिंग कर रखी है। अच्छा वोल्टेज मैं समझ नहीं पाया था इसको। ठीक, एक और सवाल बच्चों करते हैं, ये भी पूछा गया, बढ़िया सवाल है। द रीडिंग ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इन द सर्किट शोन इन द फिगर। देखिए आइडियल वोल्ट मीटर है, इसका मतलब हो गया है कि इसकी रेजिस्टेंस बच्चों इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब यहां से कुछ भी करंट पास नहीं करेगा। तो अगर मैं इस पॉइंट को X मान लेता हूं और इस पॉइंट को Y मान लेता हूं, इसका मतलब
जो x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू होगी, इनका डिफरेंस हमें वहां पे रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो थोड़ी सी हिंट दे देता हूं मैं आपको बच्चों। इधर आप 0 मान लीजिए नोडल एनालिसिस से, इधर 0 और इधर मान लीजिए 2। ठीक है, x की वैल्यू निकाल दीजिए, y की वैल्यू निकाल दीजिए। तो x से केवल 2 डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी, एक इधर जाएगा और एक करंट इधर जाएगा, बीच वाले से जा नहीं सकता, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, आइडियल वोल्टमीटर। उस तरह से y से करंट इधर मान लीजिए, इधर मान लीजिए, नीचे जा नहीं सकता, इनफाइनाइट है। तो एक इक्वेशन से बच्चों y और x की वैल्यूज निकाल के फिर डिफरेंस निकाल सकते हैं। आप लोग भी सॉल्व करिए बच्चों, मैं भी सॉल्व करता हूं, फिर लास्ट में मैच करेंगे आंसर। फोर्थ ऑप्शन ओके, 0.4 आ रहा है। अरे आप लोगों ने बहुत जल्दी निकाल दिया यार। कुछ और मतलब कुछ और तरीका यूज किया हो बच्चों जिससे जल्दी आ रहा हो तो बताइएगा। बच्चों कुछ लोगों ने बहुत जल्दी बताया है, अगर आप लोग शेयर करना चाहें, आपका कोई तरीका हो जो जल्दी आंसर जिससे आया हो, आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। सर आर इक्विवेलेंट निकाल लिए पहले पूरे सिस्टम का, क्योंकि बीच में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। फिर से टोटल करंट निकाल लिया तो वो 2/25 आ जाएगा। अब दोनों ब्रांचेस में सेम वो है रेजिस्टेंस, तो दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फिर वहां से 2 - 20/25, क्योंकि 1/25 करंट है, इक्वल्स VY, और दूसरी इक्वेशन लिखी 2 - 30/25, दोनों को माइनस कर। ठीक ठीक। जो इन्होंने तरीका बताया है, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि उसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा, क्योंकि आपको आर इक्विवेलेंट निकाल के करंट निकालना है, या तो आप कैलकुलेशन, अगर आप पे निर्भर करता है, अगर आप उस तरह से कंफर्टेबल फील करते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए। 30-20-50, 30-20-50 और करंट हो जाएगी V, और ये आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 25, है ना। तो आप करंट निकाल दीजिए, फिर आधी करंट इसमें फ्लो करेगी, आधी करंट इसमें फ्लो करेगी। ठीक है, फिर आप ड्रॉप निकाल लीजिए, है ना, वैसे कर लीजिए, या तो आप XY 2 वैल्यूज मानिए और आप सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। x की वैल्यू निकाल लीजिए, बहुत सिंपल सी इक्वेशन बनेगी। y की वैल्यू निकाल दीजिए, और पोटेंशियल डिफरेंस पूछा तो y बराबर आ जाता है 6/5 और x बराबर आ जाता है 2/5, y 6/5 और x 2/5, सॉरी 4/5, फिर डिफरेंस आ जाएगा 2/5। 2/5 का मतलब हो गया 0.4 वोल्ट। तो कहीं पे भी आइडियल वोल्ट मीटर दिखे तो इसका मतलब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, उससे कुछ भी करंट फ्लो नहीं करेगी। और आइडियल अमीटर दिखे तो मतलब उसका रेजिस्टेंस 0। चलो, जो आप भी इस क्लास में इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे तो मीटर ब्रिज किया जाएगा। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।